हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। जैसे कि आपको पता है ये बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस बुक में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं ध्यान देना। मैं कुछ समय पहले सोच रहा था कि मैं इसको पूरे बुक को कंपाइल करके एक दे दूंगा, लेकिन उससे अच्छा देखो कंपाइल तो मैं करूंगा, लेकिन जितना मैं बना रहा हूँ उतना अपलोड करते चलूँगा। नहीं तो मैं 5-7 दिन बिल्कुल रुक जाऊँ। एक बारी अगर 5-7 घंटे की वीडियो दूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा हेडेक हो जाएगा, लेकिन एक बारी अगर आप पूरा किए होइएगा फिर जब कंपाइलेशन आएगा तो दोबारा में आपको पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। उसके बाद तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, क्लियर ना। उसका क्योंकि देखो इस बुक को आप PDF भी ले सकते हो, मेरा PDF मैं दे दूंगा, क्योंकि PDF दोनों लैंग्वेज में है। क्योंकि आपको पता है बुक सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में आता है, तो PDF दोनों लैंग्वेज में से फ़ायदा क्या होगा कि आपको कुछ वर्ड होंगे, चाहे आप हिंदी के हो इंग्लिश हो, आप कोई वर्ड ऐसा होता है जिसको आप चाहते हो कि मुझे हिंदी में पता चल जाए, या कुछ लोग जो हिंदी वाले हैं वो चाहते हैं मुझे इंग्लिश में पता चल जाए, क्लियर। तो इसीलिए मैं अच्छे से करवा रहा हूँ इसको दोनों लैंग्वेज में। और चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP। तीनों टॉपिक इस वीडियो में हम कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना होता है। और कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं ध्यान से देखिए। हम डिस्कस कर चुके हैं भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, भाग मतलब पार्ट्स, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल, उसके बाद फीचर्स, उद्देशिका, प्रियम्बल, स्टेट और राज्य क्षेत्र और नागरिकता। अब इसमें क्या डिस्कस करें, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, उसके बाद डिस्कस करना मूल कर्तव्य, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे वहाँ पे हम चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसी सेम नंबर पे, क्लियर। क्लियर। यहीं से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है, फंडामेंटल राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट किस पार्ट्स के अंदर फंडामेंटल राइट दिया गया है, किसको, लोगों को, भारत के नागरिकों को। सिंपल ध्यान देना, सारे फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है और देश के नागरिकों के लिए है। तो पार्ट 3 में दिया गया है आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 1 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 सिटीजनशिप, इसलिए पार्ट 3 ये है, क्लियर। उसके बाद संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की है, यानी कि ध्यान देना सिंपल बात कर रहा है कि संविधान में किसके पास पावर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको लागू करे, उसको रिट फाइल करे। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ध्यान देना, पार्लियामेंट के पास एक एक्स्ट्रा पावर होता है कि इन दोनों के अलावे किसी और कोर्ट को भी रिट्स अप्लाई करने की शक्ति दे सकता है, क्लियर। यानी सिंपल है, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस फंडामेंटल राइट, उस वायलेशन से निजात कौन देगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 बोलता है कि संवैधानिक प्रावधानों को संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर। सिंपल बात की, बहुत आसान है। आर्टिकल 13 बोलता है कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून यानी इन दोनों के बनाए गया पॉलिसी। ध्यान देना, इन दोनों के द्वारा बनाया हुआ एक्ट, रूल, क्लियर। इन सब से ज़्यादा पावरफुल कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन। यानी सिंपल आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट, अगर ये वाला बंदा पावरफुल होता तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी कानून बनाती, भले ही वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट भी करती तो इसको हटाया नहीं जाता।
पावरफुल ए है ना, पावरफुल ए होने का मतलब क्या है, इसका पावरफुल होने का मतलब है कि अगर आप नया कानून जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया जा रहा है और वो इससे वैलिड नहीं करता, मतलब इससे मतलब सेम नहीं है, सेम इन द सेंस कि मतलब कि आप इसमें कुछ और बोला जा रहा है, इसमें कुछ और नहीं कर सकते। क्लियर है ना? सेम। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 मतलब आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जो संविधान है, ध्यान देना, संविधान क्या होना चाहिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए गए कानून हमेशा कंसिस्टेंट हो, किससे? कंसिस्टेंट हो संविधान में दिए गए प्रावधान से। संविधान में जो फंडामेंटल राइट के लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं उससे आपका कानून कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका कानून जो आप बना रहे हो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, मान लो स्टेट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में इक्वालिटी नहीं ला रहा है, गवर्नमेंट जॉब में क्लास बेस्ड मतलब पैसों के बेसिस पे प्रेफरेंस देता है, तो ऐसे कानून जो सरकार बना रही है ऐसे कानून को हम हटा सकते हैं क्योंकि ऐसे कानून इनकंसिस्टेंट है, मतलब ऐसे कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो इसको हटा दिया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान में राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 14 से 18 के बीच। क्लियर? यही पे एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट शैल बी मतलब क्या होगा, इसको हटा, इसको मतलब क्या किया जाएगा, ध्यान देना, एनी लॉ जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट करेगा उसको हटा दिया जाएगा। कौन हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पावर कहाँ से मिला है? आर्टिकल 32 से। हाई कोर्ट को पावर कहाँ से मिला है? आर्टिकल 226 से। क्लियर है ना? ये मैं कुछ एक्स्ट्रा इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये लिंकेजेस थोड़ा बहुत पता चल जाए, क्योंकि रिवीजन करें फिर भी रिवीजन में थोड़ा बहुत लिंकेजेस पता चल जाए तो सही रहेगा। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में दिया हुआ। नेक्स्ट है, सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी, विधि का मतलब होता है लॉ, कानून, कानून के सामने, कानून के समक्ष समता का मतलब ये हुआ, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एक और लिख दिया क्योंकि ये भी आपका दिया हुआ है आर्टिकल 14 में ही, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सिंपल। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करता है तो लोगों को, आम लोगों को उससे प्रोटेक्शन कौन दिलवाता है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट दिलवाता है। ये क्या आर्टिकल लिखा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति और धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना एक मूल अधिकार है। विभेद जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका प्रतिषेध करना यानी प्रोटेक्शन करना उससे। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद, भारतीय संविधान के में आपने सोशलिस्ट वर्ड देखा ना, उसका सोशलिस्ट जो शब्द देखा, शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रावधान किया गया। भाई सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या है कि सब बराबर वाला होगा, कि कोई ऐसा नहीं कि स्टेट क्या करे, मतलब ऐसा नहीं कि देखो सोशलिस्ट का सिंपल मतलब होता है कि स्टेट हेल्प करे कि इक्वालिटी आए। अगर हम कंप्लीट फ्रीडम लोगों को छोड़ देंगे तो जिसके पास ज़्यादा पैसा हो तो आगे बढ़ ही जाएगा, जिसके पास कम पैसा हो तो पीछे ही रह जाएगा। तो सोशलिस्ट का सिंपल मतलब यही होता है। तो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 14 और 16 में। क्लियर है? 16 में तो आपको पता है क्या दिया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वालिटी होगी, और 14 तो पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की, यानी पब्लिक लोक नियोजन का मतलब है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब भी होता है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें सबको समान अवसर मिले, उसमें चांस जो होते हैं, चांस इक्वालिटी मतलब चांस में इक्वालिटी हो,
सबको बराबर बराबर का चांस मिले। एक इस आर्टिकल में लिखा है आर्टिकल 16(1) और 16(2). ध्यान देना भाई, अगर आपको इस सबको डिटेल में देखना है तो आपको लूसेंट वाला कोर्स मेरा देखना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मुझे इतना मान के चलना है कि डिटेल में आपको नहीं देखना है, बस रिवाइज करना है। क्लियर। अब देखो कुछ आर्टिकल है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है क्या आर्टिकल है। सबसे पहले 2 टाइप के लोग होते हैं सिटीजन में। एक सिटीजन होते हैं, 2 टाइप के पीपल है, सिटीजन और एक होता है एलियन। एलियन में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कौन एलियन, एक होते हैं इनेमी एलियन, एक होते हैं फ्रेंडली एलियन। क्लियर। तो देखो कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। मैं ऐसे ही याद किया हूँ 15, 16, 19, 29, 30। 15 क्या है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, क्लास, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यही लिखा हुआ है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विच्छेद से प्रतिषेध, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, राइट टू इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी इसको हम बोलते हैं लोक नियोजन। लोक नियोजन में इक्वालिटी हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, यानी अगर बात हो लोक नियोजन की, बात हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, सरकारी नौकरी की, तो उसमें सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले। आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान देना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, असेंबली हो, एसोसिएशन हो, मूवमेंट, कहीं घूमने की, कहीं रहने की, कुछ कोई भी प्रोफेशन करने की आज़ादी हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों की हित का संरक्षण। मतलब ध्यान देना, अल्पसंख्यक, इसमें अल्पसंख्यकों के कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात की गई है। आर्टिकल जो ये 4 है ना, 29 में दिया गया है कि किसी का कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट हो, उसको सहेज के रखने की उसकी पूरी आज़ादी है। ये उसकी कम्युनिटी राइट है, कम्युनिटी, क्योंकि लैंग्वेज मेरा ही थोड़ी होगा, पूरे कम्युनिटी का होगा। उसके बाद शिक्षण संस्थान, आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि कोई भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें उसको आज़ादी मिलना चाहिए। इसमें माइनॉरिटी की बात की गई। सिद्धांत होना, आर्टिकल 29 में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं की गई, माइनॉरिटी प्लस मेजोरिटी की भी। और आर्टिकल 30 में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की, किस माइनॉरिटी की भाई, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। ध्यान देना, इथनिक माइनॉरिटी की बात नहीं की है, सिर्फ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजियस के बेसिस पे। अब जो दोनों को मिला है, एक तो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि आप एक बार कन्विक्स हो गए हो, आपको कन्विक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा वो बात है। राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन 21A। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। इसमें ये आता है चाइल्ड लेबर के रेस्पेक्ट में। राइट टू फ्रीडम आता है 25, 26, 27, 28। क्लियर है। अब देखो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब कि अनटचेबिलिटी को हटाना है, अनटचेबिलिटी को प्रिवेंट करना है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान के, ध्यान देना, संविधान में ध्यान देना, अनटचेबिलिटी को कोई डिफाइन नहीं किया, अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन नहीं संविधान में लिखा गया है। क्लियर। अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन संविधान में नहीं लिखा गया है। तो ध्यान देना, एक एक्ट सरकार ने बनाया, क्योंकि सरकार ने सोचा इसको, ध्यान देना, इसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि कुछ अधिकार, कुछ अधिनियम बनाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। पहले ही हर बार लोगों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके, मतलब क्योंकि जाना बहुत मुश्किल होता है ना, इतना आसानी से आप जितना लिखा हुआ उतना नहीं ले जा सकते। अगर सबके लिए कानून पहले से ही हो तो आराम से लोग, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है प्राइवेट मैन, तो उसको पहले ही सजा दे दे उधर वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटी, पुलिस पहले ही सजा दे दे, तो इसको सुप्रीम कोर्ट बंदे को जाना नहीं पड़ेगा या हाई कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत टफ होता है। हमें आसान लगता है लेकिन बहुत टफ होता है। क्लियर।
तो संविधान में अस्पृश्यता यानी जो अनटचेबिलिटी है कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन एक एक्ट है अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट 1955 में लिया गया। इसका मतलब कोई अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करता है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, वो एक दंडनीय अपराध है। क्लियर। अब आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? आर्टिकल 18 टाइटल्स के एंड से, टाइटल्स के अबॉलिशन से संबंधित है आर्टिकल 18। क्लियर। उसके बाद संविधान के किस आर्टिकल में बात और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बताया गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कि आपका ये भी राइट है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात यहाँ पे की, ध्यान देना, भारत के संविधान में फ्रीडम प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मीडिया कुछ भी बोल सकती है, लेकिन आर्टिकल 19(1) से इनडायरेक्टली पता चलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, इससे पता चलता है कि हाँ इनको भी, मीडिया को भी फ्रीडम ऑफ प्रेस मिला है। क्लियर। भारतीय संविधान में एक चीज बताता हूँ, जो भी फंडामेंटल राइट सिर्फ क्या बात करती है कि सब बराबर है, सब बराबर है, लेकिन कभी भी इकोनॉमी, सोशल, इन सब की बात नहीं करता है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमी एंड सोशल इक्वालिटी की बात करता है डीपीएसपी, लेकिन फंडामेंटल राइट किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ बात करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी की, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, ध्यान, सॉरी पॉलिटिकल इक्वालिटी की। देखो, आप भले ही कानून के सामने सबको बराबर कर दोगे, इससे लोग बराबर थोड़ी हो जाएगा। जो पैसे वाले हो तो पैसे वाले ही रहेंगे, जो कम पैसे वाले कम पैसे वाले ही रहेंगे। तो डीपीएसपी में क्या किया गया है? इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है, लेकिन और सोशल इक्वालिटी की बात की गई है। सोशल इक्वालिटी मतलब समाज में कुछ पिछड़े वर्ग है, उनको भी आप लीगल एड दिलवाना शुरू कर दो, लीगल एड दिलवाना शुरू करो, इससे उनमें इक्वालिटी आएगी ना, सोशल इक्वालिटी आएगी ना समाज में पिछले। लेकिन इसमें सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की गई फंडामेंटल राइट में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 19। सबसे पहले आर्टिकल 19 हमें 6 राइट देता है। सबसे पहला क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर। वाक और अभिव्यक्ति, वाक मतलब होता है बोलना, स्पीच एंड अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण यानी असेंबली तो आप करते हो पीसफुली, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार मिला है, लेकिन विदाउट आर्म्स, यानी कि शांति, हथियार रहित, हथियार नहीं होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्या है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाओ, यूनियन बनाओ यानी संगम बनाओ, संघ बनाओ, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ यानी सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली, हर जगह आप मूव कर सकते थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत के राज्य क्षेत्र के आबाद संरक्षण का अधिकार होना चाहिए कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? राइट टू रिसाइड, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कोई भी वृत्ति यानी कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ये सब अधिकार आपको मिला है। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट देखें। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के बाध्य नहीं किया जा सकता? एक सेकंड मतलब, हाँ क्लियर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? देखो तो आर्टिकल 20 में लिखा हो, देखो डिटेल में इसको देखना है, मैंने अभी बताता हूँ, मेरा लूसेंट वाला कोर्स देखिएगा। बट अगर यहाँ पे आपको सिंपल रिवीजन करना है तो ध्यान देना, आर्टिकल 20 में 3 चीज दिया हुआ है। आर्टिकल 20 में किसको दिया है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, जैसे मान लो आप अपराधी के अयुक्त है, किसी अपराधी है, आप अपराधी कर चुके हैं, लेकिन उसमें भी 3 चीज है। पहला क्या है? ए है ए है बी, ए है सी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको बोला नहीं जाएगा कि अपने विरुद्ध गवाही दो। भाई आपने खून किया तो आपको बोल देगा, आप थप्पड़ मार के बोल देगा हाँ जवाब दो अपने विरुद्ध, आपके स्टेटमेंट को इवन कोई वैल्यू ही नहीं होगी। आप बोल भी दोगे ना कि मैं खूनी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कोई आप सबूत नहीं, आप बोलो कि मैंने खून किया है और जो बॉडी है मेरी डिक्की में रखा हुआ, गाड़ी की डिक्की में, ये काम का होगा।
आपके ओरल एविडेंस का कोई मतलब ही नहीं है। यानी ध्यान देना, आपको आपके विरुद्ध गवाही के लिए बोला भी नहीं जा सकता। क्लियर है ना, बोला भी नहीं जा सकता कि और बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फिंगरप्रिंट नहीं लिए जाएंगे, आपका ब्लड स्पेसिमेन नहीं लिया जाएगा, ये सब लिया जाएगा, ये सब पार्ट इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड का मतलब क्या, नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ में कोर्ट में हियरिंग चल रही है एक मर्डर की, क्लियर, हियरिंग चल रही है, उसी समय आप दूसरा मर्डर कर दो तो क्या होगा, आपको दोहरा नहीं, आपको एक ही मर्डर की हियरिंग चलेगी, एक ही मर्डर की, दूसरे का कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या मैं ऐसा हो सकता है कि मैं एक बारी कोई चोरी करता हूँ, मुझे सजा हो जाती है 2 महीने की, अगली बार 2 साल बाद फिर से चोरी करता हूँ, मुझे पकड़ा जाता है, तो मुझसे अब दोबारा नहीं होगी, जेल नहीं होगी? भाई ऐसा नहीं है। जब जिस समय आपकी हियरिंग चल रही थी, ध्यान देना, जब हियरिंग चल रही थी कोर्ट में, उसी समय करते तभी की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो क्या ऐसा हो सकता है मैं पहली बार मर्डर किया, 10 साल रह के आ गया, दूसरी बार मैं अगर करता हूँ चोरी तो मुझे जेल नहीं होगी? मैं निकलने के बाद दोबारा मर्डर करता हूँ तो होगी नहीं? भाई बिल्कुल होगी, क्योंकि जब आपकी हियरिंग चल रही थी तब आपने नहीं मर्डर किया, आपने दूसरे टाइम पे किया, जब आपकी हियरिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी, आपको सजा वगैरह सब सुना दिया गया, तो उसके बाद आपने किया। सिर्फ इसी फेज की बात कर रहे हैं। तो किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 3 चीज दिया गया है कि आपको सजा सिर्फ उसी समय, ध्यान देना, पहला क्या, नो एक्स फैक्टोला। इसका सिंपल मतलब है कि अगर मान लो आपको कहीं पे लिखा है कि अभी आपको चोरी करने के लिए 2 महीने की सजा मिलती है, क्लियर, आपको जेल में हो गया, आप जेल में मतलब चलो आपकी हियरिंग हो रही है, अभी कोर्ट ने सजा नहीं सुनाया है, लेकिन हियरिंग होने से पहले ही सरकार ने कानून बदल दिया कि अब 2 महीने सजा नहीं होगी, आप 1 साल सजा होगी। तो आपको कौन सा सजा मिले? ऑब्वियसली 2 महीने, ध्यान रखना, क्लियर है। लेकिन एक्स फैक्टर सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए है, सिविल लॉ और टैक्स लॉ के लिए नहीं है। आपने ऐसा सुना होगा कि सरकार बोलती है कि आपको टैक्स तो देना होगा आज से 3 साल पहले से। सरकार कानून आज बनाई और बोले कि 3 साल पहले से टैक्स देना होगा, क्योंकि आप टैक्स का चोरी कर रहे थे। ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ पे एक चीज हमने बताया था, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है ना। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने जाते हो, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है कि व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? तो फॉरेन ट्रेवल करते हो तो इसमें आपका आर्टिकल 21 होता है। अगर स्टेट आपको रोकता है कि आपको घूमने नहीं दिया जाएगा, फॉरेन ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बोलोगे कि भैया मेरा 19 आर्टिकल का वायलेशन हुआ है, आप स्टेट पे रिट्स फाइल कीजिए, डिसीजन दीजिए अपना, मेरा रेमेडी कीजिए, मेरे जो प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व कीजिए। आप बोलोगे सर मेरा आर्टिकल 20 का वायलेशन हुआ है, क्योंकि 20 ये तो राइट टू एजुकेशन है, मेरा 21 का वायलेशन हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमेशा फंसा सकते हैं, गलत करवाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद, फंडामेंटल राइट के अंडर कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित, यानी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर वगैरह से कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 23। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह से कौन सा संबंधित है? ह्यूमन वुमेन ट्रैफिकिंग से संबंधित है 23। आर्टिकल 25 में बताया गया है, आर्टिकल 25 में कि कोई बंदा अपना कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, ये सब कर सकता है। इसमें जो हिंदू शब्द का यूज हुआ है, हिंदू शब्द में कौन कौन आ जाते हैं? हिंदू मीन्स होता है हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। क्लियर है ना। हिंदू के जो कानून होंगे, हिंदू के जो मैरिज लॉ होते हैं, वो इन सब पे अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अब थोड़ा बचा हुआ है। हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑल माइनॉरिटी शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश, मतलब कोई भी माइनॉरिटी अपना एजुकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है, यानी स्थापित कर सकता है, और संचालित का मतलब एडमिनिस्टर कर सकता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और वो अपने चॉइस का। क्लियर। तो यह हमें आर्टिकल 31 सब क्लॉज 1 से मिला है। क्लियर।
क्वेश्चन आपको आंसर जो आएगा ना इसका, तो आपको ऐसा नहीं आएगा कि इसमें आपको आर्टिकल 31 सब क्लॉज, भाई आपको ऑप्शन बहुत आसान आएगा, 30, 29, 28, 26 ऐसे ऑप्शन आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर कौन से अधिकार को प्रवर्तित किए गए हैं, यानी आर्टिकल 32 के अंदर जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस से लिए मिली है, आपके किस आर्टिकल का वायलेशन, किस पार्ट का वायलेशन होगा तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट भाई, और कोई नहीं। आर्टिकल 32 का कोई मतलब ही नहीं होगा जब फंडामेंटल राइट नहीं होगा। क्लियर? फंडामेंटल राइट का कस्टोडियन कौन है, गार्जियन कौन है, गारंटर कौन है, भाई जुडिशियरी है। कस्टोडियन, गारंटर, कुछ भी पूछे, गार्जियन, सब कुछ यही है। देखो बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय, हार्ट एंड सोल बोला है कि हृदय और आत्मा दोनों हैं, क्योंकि इसके बिना आप कितना भी परफेक्ट फंडामेंटल बना लीजिए, अगर उसके वायलेशन पे कुछ होता नहीं है, उसके वायलेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फायदा नहीं होगा ऐसे फंडामेंटल राइट के, चाहे आप 5000 राइट क्यों ना दे दो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, पर्सनल फ्रीडम के लिए के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? हीबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पर्सनल फ्रीडम के लिए। इसमें क्या हो सकता है, ध्यान देना, इसमें क्या ये होता कैसे है मैं बताता हूँ। सिंपल होता है कि कोई बंदा, कोई जैसे पुलिस अथॉरिटी या कोई प्राइवेट बंदा किसी दूसरे बंदे को डिटेन कर लिया है, एक पर्सन दूसरे, जैसे आपने दृश्यम मूवी में देखा होगा, एक सीन आता है जिसमें क्या होता है कि एक जो वहाँ का पुलिस ऑफिसर होता है वो एक बंदे को अरेस्ट करके रख लेता है बिना किसी मतलब से। तो वहाँ पे अजय देवगन सजेशन देता है कि आप हीबस कॉर्पस का सहारा ले सकते हैं, हैबस कॉर्पस का सहारा ले सकते हैं। उसमें यही होता है कि कोई पर्सनल फ्रीडम के अधिकार, कि कोई बंदा किसी बिना मतलब के किसी को अरेस्ट कर लिया, इसका मतलब इसके फ्रीडम का वायलेट किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगा, हीबस कॉर्पस क्या जारी करेगा और उस पुलिस अथॉरिटी को या उस पब्लिक अथॉरिटी को बुलाएगा कि आपने क्यों अरेस्ट किया है, आप जिसको अरेस्ट किया उसको मेरे सामने लाइए। क्लियर? और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। तो हीबस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी अप। नेक्स्ट, द रिट्स इज बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड अगेंस्ट आर्बिट्री। हाँ, ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को जो अरेस्ट किया गया है, इंडिविजुअल का लिबर्टी को छीना गया है, क्यों छीना गया है, क्या वो आर्बिट्री डिटेंशन तो नहीं किया गया है। और ये ध्यान देना, ये रिट्स जो हीबस कॉर्पस का होता है पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ लाया जाता है। खिलाफ किसके? जिस बंदे ने गलती की है, मतलब जिस बंदे ने अरेस्ट किया है। तो यानी जिस बंदे ने अरेस्ट किया, यानी उस समय दृश्यम मूवी के हिसाब से पुलिस अथॉरिटी को ऐसा लेटर आएगा कि जल्दी से जल्दी उस बंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करो। मौलिक अधिकार के संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर हुआ? ध्यान देना, मौलिक अधिकार के संरक्षण, ये मैंने लिखा है, हाँ, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मौलिक अधिकार के संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर हुआ? ध्यान देना, केशवानंद भारती केस वर्सेस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो था, स्टेट ऑफ केरला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आप कोई भी फंडामेंटल राइट चेंज कर लो, भाई पार्लियामेंट भाई संसद, तुम कोई भी फंडामेंटल राइट चेंज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो संविधान की मूल वैल्यू है, संविधान का मूल वैल्यू यानी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको छेड़छाड़ मत करना। क्लियर? उसके बाद संविधान के मौलिक अधिकार को संपत्ति का मौलिक अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के केवल वैधानिक संविधान अधिकार बनाया गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970, 44वें संशोधन 1978 द्वारा। राइट टू प्रॉपर्टी अभी क्या है? वैधानिक अधिकार है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सॉरी लीगल राइट है, सिर्फ लीगल राइट है, लीगल राइट। वैधानिक का मतलब लीगल होता है ना।
क्लियर। अब नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना के अधिनियम के माध्यम से प्रदान की है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक लीगल अधिकार है, क्लियर, लीगल अधिकार है। कब मिला है? एक एक्ट आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण जो अभी प्रदान किया गया, तो इस प्रदान में किस आर्टिकल के अंदर किया गया? आर्टिकल 15(6) और 16(6). 15(6) के अंदर क्या था कि कोई भी ईवीएस को रिजर्वेशन, ध्यान देना 15 जो आर्टिकल है वो बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन की है, तो 15(6) एक एक्सेप्शन होता है। 15(2), 3, 4, 5, 6 मतलब 3, 4, 5, 6 सब एक्सेप्शन है किसका? 15 आर्टिकल का। यानी वुमेन चिल्ड्रन को देना हो तो दे सकते हैं, वीकर सेक्शन को देना हो तो दे सकते हैं। 16(6) क्या बोलता है? देखो आर्टिकल 16 वैसे क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन 16(6) इसका एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन है, मतलब 16(6) ही सिर्फ एक्सेप्शन नहीं है, 4, 5, 6 सब एक्सेप्शन ही है, जिसमें बताया गया है कि आप अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी एक सेक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो तो इसका वायलेशन नहीं हुआ। क्लियर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रदत्त शिक्षा यानी जो राइट टू एजुकेशन है का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? मूल अधिकार है, ऑब्वियसली आर्टिकल 300A में लिखा हुआ है, मूल अधिकार है। क्लियर। 6 से 14 को मूल अधिकार नहीं बनाया गया, 2001 कब बनाएगा? 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। उसके भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको है? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार किसको है? भाई गैर नागरिकों को भी है, सिटीजन को भी है और एलियन को भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? भाई आर्टिकल 20 और 21। तो इसमें सिर्फ कौन लिखा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड जीवन का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी। यानी इसको बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो इनको नहीं हटाया जा सकता, आर्टिकल 20 और 21 नहीं हटाया जा सकता। बंधुआ मजदूर का उन्मूलन करना यानी बॉन्डेड लेबर का एबोलिशन अधिनियम यानी एक्ट लाया गया, तो ये किस वर्ष लाया गया? 1976 में लाया गया, ये ध्यान रखना। ये तो हमें याद रखना है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 1922 और राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी मतलब शोषण के अंदर जो अधिकार होते हैं विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो आर्टिकल 23 और 4, राइट टू फ्रीडम 25 से 28 और एजुकेशनल और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आर्टिकल ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29 से 30 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं हम डीपीएसपी। डीपीएसपी ज़्यादा नहीं दिया हुआ, एक पेज में ही हमारा पूरा ख़त्म कर दिया हुआ है और उसका जो मूल कर्तव्य है वो भी एक पेज में ख़त्म किया है। तो सबसे पहले देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? ताकि क्या उद्देश्य है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है? नहीं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। क्लियर। क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल राइट से क्या आता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लेकिन डीपीएसपी से क्या आएगा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी से सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया है? कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की संकल्पना कि हमारा देश वेलफेयर स्टेट हो, किस पार्ट में किया? पार्ट 4 कौन है? डीपीएसपी। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसके अंतर्गत की है? आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी पूछे हुआ था एग्जाम में बीपीएससी में, और कौन सा आर्टिकल है? समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। ध्यान देना है, यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ध्यान देना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट है, आर्टिकल 44 में दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर। और नीति निर्देशों सिद्धांत बाद योग्य नहीं है, कोई इन्फोर्सेबल नहीं है। क्लियर।
नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में उद्योगों के प्रबंधन में, ध्यान देना, उद्योगों के प्रबंधन में, यानी कि टू टेक स्टेप टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, यानी क्या है, कोई उद्योग है उसके मैनेजमेंट में, ध्यान देना, कोई उद्योग है, कोई इंडस्ट्री है, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर का। कोई भी उद्योग है उसके प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। ये सब प्रावधान किस में दिया है, आर्टिकल 43A। और एक कब ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको ये कम से कम याद रखने लेना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से 4 आर्टिकल ऐड हुए, चारों आपको याद कर लेना है। एक चिल्ड्रन के लिए मैं बता रहा हूँ, एक चिल्ड्रन के लिए, एक ओल्ड एज के लिए, एक वर्कर के लिए है, और एक है इन्वायरमेंट के लिए। आप चारों बस देख लेना। उसके बाद आपको डीपीएस में देख लेना कब आया, 97th वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक दो और है वो देख लेना, जैसे हाँ देख लेना बस। यहाँ राइट टू एजुकेशन वाला जो पार्ट था वो भी पार्ट उसमें कुछ ऐड हुआ है, आर्टिकल 45 में वो ऐड हुआ है 2002 में। तो इस सारे जो एक्स्ट्रा ऐड हुए ना वो तो देख ही लेना, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5-6 साथ ही है। क्लियर। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन किस में किया गया प्रावधान, आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी। ध्यान देना, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता ही दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आप फिर आर्टिकल देखने नहीं जाओ। क्लियर। आर्टिकल 51 क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है यार, क्लियर। ये तो हमने देख लिया। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, टू प्रोमोट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा आर्टिकल, डीपीएसपी के कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते, इंटरनेशनल पीस और जस्ट सिक्योरिटी की बात करते, आर्टिकल 51 जो कि लास्ट है। केटी शाह क्या बोला करते थे, केटी शाह बोलते थे कि डीपीएसपी एक बैंक है, जो मतलब डीपी एक ऐसा चेक है कि आप बैंक बैलेंस के सुविधा अनुसार अदा कर सकते हैं। भाई आप में के बैंक में बहुत ज़्यादा बैलेंस है तो आप चेक काट दो, नहीं तो रखे रहो, यही है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ आर्टिकल दिया हुआ, कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सारा दे दिया है। क्लियर। 36 to 51 ऑलमोस्ट सारा दे दिया। देखो 36 क्या बोलता है, स्टेट को डिफाइन करता है और इसमें बताया गया कि स्टेट का डेफिनेशन वही है जो हमने आर्टिकल 12 में देखा था, जो कि फंडामेंटल राइट के लिए है। क्लियर। आर्टिकल 37 क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तित न होना है। इट स्टेट्स दैट डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल, इट दे शैल बी कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पहला लाइन ही आपके बुक में दिया है, इसका मतलब है डीपीएसपी को जस्टिसेबल, अगर किसी के डीपीएसपी पूरा नहीं होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, तो आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्लियर। लेकिन सरकार चाहती है कि पूरा हो जाए, मतलब सरकार के लिए फंडामेंटल का काम करती है। 38 क्या बोलती है, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। सिंपल, ऐसा समाज, सोशल ऑर्डर बनाना, ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट करना जिससे वेलफेयर ऑफ द पीपल हो सके, वेलफेयर ऑफ द पीपल हो सके। सिंपल। 38(2) क्या करता है, आय की असमानताओं, ऑब्वियसली इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है उसको एलिमिनेट करने का बात करता है। एलिमिनेट मैंने ये भी लिख दिया कि कब ऐड किया गया। क्लियर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 39 क्या बोलता है, 39A क्या बोलता है, निःशुल्क विविध सहायता उपलब्ध करवाना, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। क्लियर है ना, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। 39B क्या बोलता है, हाँ देखो एक चीज मैं अब बता दूं, 39 में बहुत सारे, 39A, B, C यहाँ पे नहीं दिया है, D, E, तो इस सब को मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखो हिंदी यहाँ देख लेना, इंग्लिश यहाँ पे देखना है। कंट्रोल, देखो कंट्रोल द ऑनरशिप ऑफ मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए मैनर सब द कॉमन गुड्स। सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। कोई समुदाय का
चीज़ है, समुदाय का चीज़ है, जिस पे गवर्नमेंट का अधिकार है, तो आप उसको ऐसे बांटो ना जिससे सबका भला हो। यही तो लिखा हुआ है कि आप जो भी ऑनरशिप, जैसे कोई हमारे देश में कोई पॉन्ड है, हमारे गांव में कोई पॉन्ड है, तो सबके लिए है ना भाई। नेक्स्ट क्या है, घ है, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39B क्या है, 39B क्या है, देखो ये एक्चुअली B है, ये एक्चुअली C है, ध्यान देना, ये एक्चुअली D है, ये एक्चुअली E है, ये एक्चुअली F है, तो ध्यान देना। 39B क्या बोलता है, 39B तो हमें वही देता है। 39B आपको पता है ना कि 39B और 39C इस DPSP को अप्लाई करने के लिए इसका इवन आपका फंडामेंटल राइट भी वायलेट होता है, ये आपको पता है ना। ये एक एक्सेप्शन हमने जो फंडामेंटल राइट में कराया था वो एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर, कौन से आर्टिकल में एक्सेप्शन दिया, 31C में। क्लियर, कि अगर आप के एरिया में कुछ उग रहा है तो उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कीजिए, इक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को होने से रोकिए। थर्ड D क्या है, घ क्या है कि इक्वल काम है तो उसको इक्वल पेमेंट दीजिए। अब E क्या है, पुलिस और स्त्री कर्मचारी को स्वास्थ्य और शक्तियों का बालकों के सुकुमार अवस्था में दुरुपयोग न हो। यही बात है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड चिल्ड्रेन आर नॉट एब्यूज, चिल्ड्रेन आर नॉट फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू इंटर वोकेशन अनसुटेड फॉर द। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई उसको ज़रूरत है तो उसको जॉब करवा 12 साल में, नहीं। क्लियर, अब नेक्स्ट है, हाँ ये में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और उसको कोई अब एक्सप्लॉइटेड नहीं करेगा, मटेरियल अबेटमेंट, ये सब बात 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है। क्लियर है ना, यही बातें पर लिखा है कि आर्टिकल 39 का ना स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत, जैसे लाइवलीहुड को बनाना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना, इक्वल पे फॉर इक्वल फॉर, इसमें बहुत सारा है। इसलिए 39B और C तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 39B और C से क्या होता है कि इवन आप फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कीजिए इन दोनों आर्टिकल को अप्लाई करने के लिए तो चलेगा। अब देखिए आर्टिकल 43A क्या है यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ दे 40 तो ऑब्वियसली ग्राम पंचायत के लिए है, ग्राम पंचायत के लिए। 41 क्या है, यहाँ पे नहीं लिखा ना, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। 41A क्या है, 41 क्या है, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार पाने का अधिकार। कुछ दिशा में मतलब वर्क, एजुकेशन, जैसे मान लो आपका बहुत ज़्यादा एज हो गया तो सरकार आपको वर्क में हेल्प करेगी, सरकार आपको एजुकेशन में हेल्प करेगी, सरकार आपको पब्लिक हेल्प में हेल्प करेगी, मतलब पब्लिक हेल्प होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, क्लियर है, इसमें हेल्प करने चाहिए, जैसे जस्टिस वगैरह आने में हेल्प करने चाहिए। और कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी, ये सब बात की गई है। क्लियर, मतलब एटलीस्ट जो होना चाहिए फेयर वेजेज होना चाहिए। फेयर वेजेज की जो बात नहीं की है वो आर्टिकल 43 में की गई है, फेयर वेजेज की बात की गई है। क्लियर, अब नेक्स्ट ये तो हमने डिस्कस कर लिया 43 का कि काम में जो मैनेजमेंट के काम, सॉरी इंडस्ट्री के काम में वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होना चाहिए। अब जो 43B किसके लिए लिखा है, ध्यान देना, ये ऐड कब हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब 43B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, तो ये ऐड कब हुआ है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए। 44th क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के लिए। 45 क्या है, 6 वर्ष से कम बच्चों की आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। यही बात ये है कि 6 साल के कम से बच्चे हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ध्यान देना 6 से 14 तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन 6 से बिलो में अगर सरकार कुछ कर सकती है तो करें। 46 क्या है कि ST और SC या दुर्बल वर्ग या कि शैक्षणिक, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल हेल्प के लिए सरकार काम करे। क्लियर, और उसके बाद है 46 तो हमने देख लिया। 47 क्या है, 47 क्या है कि
द स्टेट हैव बीन डायरेक्टेड बाय द आर्टिकल टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, लोगों के न्यूट्रिशन के, तभी तो सरकार ऐसे ऐसे स्कीम निकालती है, पोषण माह, पोषण स्कीम, ये सब। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करना है और पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना है, यानी पोषास्तर स्तर को, जीवन स्तर को, लोक स्वास्थ्य को और इन सब को ऊंचा करना है। क्लियर है? इसमें ये भी है कि आप लिक्विड को प्रोहिबिट कीजिए और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को प्रिवेंट कीजिए। नेक्स्ट क्या है? और जैसे हमारा स्कीम है नेशनल पोषण अभियान, मैंने पहले बताया था, बिहार गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ये भी इसी के तहत आता है। 48 क्या है? कृषि और पशुपालन में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ा हम मॉडर्न तरीका अपनाएं। क्लियर? द स्टेट क्या कर सकती है? ऑर्गेनाइज के एग्रीकल्चर को कर सकती है और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। उसके बाद 48 की स्टेट क्या है? मतलब इसमें ये भी है कि काऊ के किलिंग को, काव या इस सब को किलिंग को प्रोहिबिट करवा सके। क्लियर? 48A क्या है? 48 ऐड किया गया 1976 में। सिंपल है कि प्रोटेक्ट करना है और एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, और इसमें बहुत सारे एक्ट आए हैं जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे तो आपको पता ही है। 49 क्या है? 49 देख लो हिंदी में, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक, मतलब जो नेशनल इम्पोर्टेंस के कलात्मक और ऐतिहासिक या भूरिचि वाले स्मारक है या वो स्थान है, उसका संरक्षण करना। क्लियर है ना? उसका 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग हो। और ये तो हमें देखा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की है, तो यही है सेपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ऐसे मॉन्यूमेंट को और प्लेस को जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ताजमहल वगैरह जैसे। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है ना, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, पुराने वीडियो में ही ये ऐड होगा, फंडामेंटल राइट वाले वीडियो में। चलिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक पेज में ही इस बुक में दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मतलब किस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हम इंस्पायर हुए और फिर हमने मूल कर्तव्य को अपने में डाला? तो हमने किससे? यूएसएसआर से। क्लियर है? यूएसएसआर। क्लियर? और चलिए ठीक है। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लिखित किया गया है? किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा गया है? 4A में। क्लियर है? कब लाया गया ये आप देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी, ध्यान देना, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल्य कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने 8 ही बोला था, और लेकिन कुछ को बाद में भी ऐड किया गया। मतलब लेकिन उसी समय 10 तो उसी समय ऐड किया गया, एक को बाद में ऐड किया गया, उस समय 10 को ऐड किया गया। कौन कौन थे वो मैं आगे आपको अगले पेज में बताता हूँ। 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 10 लाए गए। क्लियर? 10 मूल्य कर्तव्य। कौन सी कमेटी है? स्वर्ण सिंह कमेटी। मूल कर्तव्य ये आपको पता है। 11वें मूल कर्तव्य यानी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड था। क्लियर? मूल कर्तव्यों को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? मूलतः 2 भागों में वर्गों में बांटा है। फंडामेंटल ड्यूटीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नैतिक ड्यूटी और सिविल ड्यूटीज, यानी मोरल ड्यूटी एंड सिविल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी, सिविल ड्यूटी। क्लियर? मूल कर्तव्यों में एक पार्ट ऐसा भी लिखा है कि अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को सम्मान करना कौन सा कर्तव्य माना गया है? ध्यान देना, कौन सा कर्तव्य, क्योंकि आपको पता है कर्तव्य 2 टाइप का, एक मोरल ड्यूटी है, हमारा मोरल अधिकार ड्यूटी बनता है कि जिम्मेदारी बनती है, और दूसरा है एक सिविल। तो 51 आपको ये तो पता है ना, 51A में लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A 51 में सब क्लॉज ए में लिखा हुआ टू चेरिश द फॉलो, ध्यान न, टू चेरिश
and follow the noble idea which inspired our national struggle of freedom। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, इन भगत सिंह, इन सब के आइडिया से आपको सीखना भी है, उनको फॉलो करना है, उनसे इंस्पायर होना है। ये हमारी मोरल ड्यूटी है। क्लियर है ना? क्लियर। हाँ, अब एक और चीज मैं बात कर रहा हूँ। 51 आर्टिकल में टोटल 11 ड्यूटी है, जिसमें से 10 ड्यूटी आया था 1976 में, 11वां ड्यूटी आया था 2002 में, 11वां ड्यूटी आया था 86 संविधान संशोधन अधिनियम में, और बाकी 10 आया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। क्लियर। तो जो तो इस सबको हम ऐसे नाम देते हैं, 51A का A बोलते हैं, 51A का B बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, 51A का C बोलते हैं। तो 50N एक जो 10 ड्यूटी दिया है उसमें सेकेंड ड्यूटी है। मैं थोड़ा ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने का। तो चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडिया। क्लियर, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य को, ये तो हमने देख ही लिया है, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल हेरिटेज यानी एंड वन्य जीव संरक्षण। इसको हमारे मूल कर्तव्य है, यानी प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। ध्यान देना, प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव करना है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। जैसे फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया सरकार ने, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, और एंड टू कॉम्पेंसन फॉर द, भाई थोड़ी एक आपके अंदर भावना होनी चाहिए जीव जंतुओं के लिए, लिविंग क्रिएचर के लिए। क्लियर है ना? लिविंग क्रिएचर के लिए एक आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि वो भी इंसान, वो भी, उनमें भी जान होती है, ऐसे वैसे। नेक्स्ट है 51F में क्या लिखा हुआ है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। सिंपल आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि देखो, ये आर्टिकल का नाम आज तक नहीं पूछा 51A F में कौन है या F में कौन है। आप ऐसे पूछता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। क्या है? फंडामेंटल राइट का पार्ट है, DPSP का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, प्रियम्बल का पार्ट है, आपसे पूछ देता है। समझ लो। उसके बाद ये तो हमने देख लिया। उसके नेक्स्ट क्या है? महिलाओं के सम्मान एवं कुप्रथाओं के मतलब ऐसी चीज नहीं होती है जैसे सती प्रथा टाइप का, इस सब को त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। ये अनुच्छेद किस में दिया है? टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। ध्यान देना, यहाँ तक तो सबके बदले लिखा है, लेकिन वुमेन के लिए स्पेशल लाइन लिखा है टू रेनाउंस यानी त्याग करो, प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन की डिग्निटी को हैम्पर करें, ऐसे प्रथा को आप दहेज प्रथा भी इसमें मान सकते हैं। आप जो दहेज प्रथा के वुमेन को एक्सप्लॉइट कर सकता है, फीमेल फिटिसाइड किया जाता है, सारे प्रथा को इसमें आप ऐड कर सकते हो। वुमेन को एजुकेशन से वंचित करना, सारे फैक्टर आप इसमें ऐड कर सकते हो। सबको बैन करना है, मतलब आपका कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बाहर बोलते रहे हो, आपके घर पे खुद ऐसा हो रहा है कि आपकी बहन को एजुकेशन से मना कर दिया जा रहा है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, जॉब नहीं करने दिया जा रहा है, तो आपको कोई बोली ही नहीं निकल रही, तो फिर गलत है ना। यही बात लिखा है। और ये ध्यान देना, मूल कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लागू होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी राइट हमने देखा ना, सिटीजन पे भी और एलियन पे भी लागू होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे लागू होता है। अब जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। 1 से इसको करने से पहले हमें क्या क्या याद हो गया? 51A याद हो गया, आर्टिकल 4 पार्ट 4A याद हो गया। हमें ये पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया था, बाद में ऐड हुआ और स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया। और ध्यान देना, नॉट जस्टिसिएबल है, मतलब और उसके बाद ध्यान देना, इन्फोर्सेबल भी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो इन्फोर्स करवा सकती है। भाई पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया ना, और उससे फिर एक्ट बना दिया। एक्ट बनाया तो अब तो आपको पालन करना होगा। क्लियर है ना? हाँ, तो देखिए सबसे पहले राष्ट्र संविधान का पालन करें। ओके, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया।
एंड उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एंड राष्ट्रगान का आदर करें। टू रेस्पेक्ट इट्स आइडियल, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ध्यान देना, आपसे क्या पूछ सकता है कि नेशनल सॉन्ग के बारे में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है कि नहीं, तो नहीं लिखा है भाई। नेशनल एंथम के बारे में ही सिर्फ लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है ना। सेकंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया व्हिच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल, जैसे अहिंसा वाला है, सत्यनिष्ठा वाला है, ऐसे ऐसे जो आइडिया थे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात करते, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करें। ध्यान देना, एक बारी क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था कि क्योंकि ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ देखो प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात कहाँ की गई है। प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप बताना कि सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई, तीनों एक साथ है ना। नेक्स्ट देखो, देश की रक्षा करें, टू डिफेंड द कंट्री, और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा, और जरूरी ऐसा पड़ता है नेशनल सर्विस, तो हमें साथ देना होगा। नेशनल सर्विस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप लड़ाई करें। नेशनल सर्विस का मतलब है सरकार ने जैसे ही बोला आप लोगों को कि हमें स्वच्छ भारत रखना है, तो उसमें भी सर्विस प्रोवाइड करना, फ्री सर्विस प्रोवाइड करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोग में समरसता यानी टू प्रोमोट हार्मनी, समान भ्रातृत्व की भावना यानी स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड यानी भ्रातृत्व की भावना, और जो धर्म, भाषा और प्रदेश और वर्ग के आधार पे सभी भेदभावों से परे हो, इसकी बात करी गई है। और ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, जो डिग्निटी ऑफ वुमेन के खिलाफ हो, उस प्रैक्टिस को हटाओ। नेक्स्ट है, हमारी जो कंपोजिट कल्चर है कि गौरवशाला की मतलब समझे यहाँ पे, टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हम हमारे जो कल्चर है उसको वैल्यू करे, उसको प्रिजर्व करे, ऐसा नहीं उसको खोल। जैसे हमारे कल्चर में हमारे मान लो हमारी पूजा पाठ हो सकती है, हमारे स्क्रिप्ट हो सकते हैं, इस सबको कंजर्व कर रखना। ऐसा नहीं कि हम वेस्टर्न कल्चर में ऐसे ढल जाए कि हमारे अपने कल्चर कहाँ गए पता नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किसके लिए, नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट, लेक, इन सब का आपको इन सबको प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। क्लियर। वैज्ञानिक देशों, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म मतलब आदमीयता की भावना डिस्कस करनी है, इम्प्रूव करनी है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तभी तो हम देश बढ़ेगा ना। इंक्वायरी वाली जो प्रॉब्लम आप में ड्यूटी आएगी, रिफॉर्म करने की ड्यूटी आएगी। नेक्स्ट है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है और वायलेंस को कम करना है, नहीं यही नहीं, हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हाई लेवल ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। हाँ भाई, आप अच्छे से करोगे तो आपका देश तो ऊपर पहुंचेगा ही ना। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता के संरक्षण में जो भी हो उसे शिक्षा के अवसर को जोड़ा जाए, यही तो बात है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, ये बाद में ऐड किया गया है। क्लियर। यहाँ पे किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा है, विजय एमुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रिपोर्ट में, केरला में एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार, ध्यान देना, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्लियर। अब यूनियन टेरिटरी हम कर ही चुके हैं, ये सब डिस्कस कर ही चुके हैं, ये सब हो चुका है, सिटीजनशिप भी हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट। देखो नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। इस वीडियो में तो तीनों चैप्टर आ जाएगा, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ड्यूटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएजी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट और यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप और उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।